जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि शाइक से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो शाइक हमारे साथ मौजूद है, हमारे मौजूद मेहमान हैं, हर जुमेरात को हमारे साथ होते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स के हवाले से कि कितनी ज़्यादा उसमें जो है फ़वाइद हैं, और हम लोग सब जानेंगे और जानते हैं। बढ़ते हैं शाइक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाइक बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं होता शाइक के पास। भाई इंतहाई तौर पे हमारे भाई बहुत बिजी हैं। तो हम शाइक आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो कितनी ज़्यादा फ़ायदे का सबब बनती है हमारी ज़िंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम अलैहि। पिछले शो में हमने जो वो सीरीज़ का आगाज़ किया था, सुन्नत, साइंस, फिटनेस एंड सूफी, सो उसी का आज दूसरा सेगमेंट। उस पर मैंने एक बात ये कही थी कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने दस्तरख्वानों को सब शय से यानी ग्रीन वेजिटेबल्स से जीनत बख्शो। तो ग्रीन वेजिटेबल्स की जो एक अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब उसी के अंदर जो है हमारे पास जो ग्रीन वेजिटेबल्स आज के ज़माने में मौजूद हैं सारी, जैसे कि ब्रोकली एक बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है आजकल, और स्पिनच, और इसी तरह से हमारे यहाँ वो जो लौकी और लेटस, जितनी भी सैलेड्स हो गए, ककम्बर, एक बहुत ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप जिस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, जिस डाइटिशियन के पास जाएंगे, आपको जो भी बीमारी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, हर कोई यही कहता है कि आप सब सब्जियां जो हैं उनको आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें। ऐसे ही है। अब इसमें मैं थोड़ी सी बात ये बताऊं कि स्पिनच, पालक, अगर हम उसको देखते हैं तो वो इंतहाई एक ना बहुत ही मुफीद सब्जी है, और उसमें हमारा आयरन जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो खासकर जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए वो बहुत ज्यादा मुफीद है। अच्छा, पालक। और हाँ, विटामिन्स, मिनरल्स भी काफी रिच होते हैं। दूसरी चीज ये ब्रोकली। ब्रोकली में अगर आप देखें तो ये एक एंटी एस्ट्रोजन फूड कहलाता है। ओके। तो इससे फैट लॉस काफी अच्छा होता है। जो लड़के होते हैं मेल के लिए, जितना इनके बॉडी में एस्ट्रोजन कम होता जाएगा ना, उतना इनका फैट लॉस एक्सेलरेट होता जाएगा। ठीक है। तो ब्रोकली जो है एक समझे सुपर फूड कहलाता है। ओके। जितने भी हमारे टॉप 10, टॉप 5 सुपर फूड्स हैं उनमें ब्रोकली आता है। अच्छा, ब्रोकली एक वो फूड है ग्रीन वेजिटेबल में कि इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है, वरना नॉर्मली जितने बाकी आपकी सब्जियां हो गए उसमें इतना प्रोटीन होता है जितना ब्रोकली में। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे हुजूर ने फरमाया कि अपने दस्तरखानों को सब सब्जियों से जीनत बख्शो। अगर हम खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं उस टाइम पर सैलेड के तौर पे और उस खाने के अंदर, तो दो चीजें। एक तो ये कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे या और लोग ऐसे होते हैं कि उनसे उस टाइम पे खाना खाया नहीं जा रहा होता अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ना हो। यानी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप खाना रखते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे घर में भी लोग ऐसे कहते हैं कि यार दिल नहीं चाह रहा बस खाने का, भूख भी लग रही है लेकिन बस मूड नहीं हो रहा खाने का। वो क्या वजह है? अगर आप उसी में जो है ना साथ में सैलेड के तौर पर या कोई सालन के तौर पे, कोई सब्जी भुनी के तौर पे अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर देंगी तो ऑटोमेटिकली आप पूरा वो खाना खा लेंगे आराम से। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें एक ऐसी चीज होती है कि आपका फिर दिल चाहता है आप साथ मिला के खाएंगे तो आप ज्यादा खा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है बाज़ औक़ात कि जैसे हम गोश्त खाते हैं या और चीजें खाते हैं तो उनकी जो तासीर है ना वो होती है गर्म। ठीक है। लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, खासकर जो है ये कुकम्बर यानी खीरा, ये हो गया, इनकी तासीर होती है ठंडी। तो जब ठंडी और गर्म चीज को साथ मिलाकर खाया जाता है तो उससे इंसान ज्यादा खा लेता है। अच्छा, मतलब वो चीज नहीं होती कि मुझसे खाया नहीं जा रहा, खाने का दिल कर रहा है फिर भी खाया नहीं जा रहा, तो वो चीज यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। दूसरी चीज फिर एक और ये है कि ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर्स की मिकदार ज्यादा होती है। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, जितना वो अपनी डाइट में अपना फाइबर इंटेक बढ़ा देते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड कर देते हैं, तो उनको उतनी भूख नहीं लगती। अक्सर प्रॉब्लम ये देखी जाती है कि लोग कहते हैं मैं क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, हमारा दिल चाहता है खाएं हम बार बार, भूख लगती है हमें, तो कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे वो आपको फुलनेस महसूस कराएगी। वो आपकी बॉडी समझते हैं सबने खाया हुआ है, जरूरत नहीं है। इतना सारा भी आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो उसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, लेकिन जो दूसरे फूड्स वगैरह आप इतना सा भी खाते हैं तो उसमें इतनी कैलोरीज होती है। तो वेट लॉस के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा मुफीद रहती है। अच्छा, ये तो बात हो गई खाली वेट लॉस के ऊपर। ठीक है। अब जो क्योंकि मेरा ताल्लुक फिटनेस से ज्यादा है, तो जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं खासकर जब कॉम्पिटिशन्स के डेज आ रहे होते हैं, या वो मॉडल हजरात के जिनके फोटोशूट करीब होते हैं और उनको अपने एब्स थोड़े विजिबल दिखाने होते हैं, उनको अपने जो मसल्स हैं थोड़े विजिबल दिखाने होते हैं,
तो वो अगर एंड के डेज में ब्रोकली और कॉलीफ्लावर ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट्स कम करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से, क्योंकि एंटी एस्ट्रोजन है, तो उससे उनके मसल डेफिनेशन काफी ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आपने जो सैलेड की बात की ना कि ग्रीन सैलेड अब हम अपने दस्तरखान में शामिल करें, तो एक सैलेड बनाने की अच्छी सी रेसिपी भी लोगों को बता दें ताकि लोग जो है वो बना के उस तरीके से खाएं और फिर लुत्फ उठाएं। अच्छा देखें, अगर सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स को देखा जाए, उनमें साथ में कॉर्न भी ऐड कर दें। मैं एक सैलेड अक्सर लोगों को खिलवाता हूँ, उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मशरूम्स ऐड कर दें, ठीक है, क्योंकि मशरूम्स भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ओके। और उसको आपने मशरूम को डालना इस तरह से कि हल्का सा उसको ना सौते कर लेना पहले। अच्छा, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आपने कैरेट्स उनके क्यूब्स बनाने, उसको भी थोड़ा सा सौते कर लेना है, हल्का सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में सब कुछ। ठीक है। हमने ऑलिव ऑयल के बारे में पिछले शो में बताया था, तफसील से बताया था। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में उसको थोड़ा सा सौते कर लें। ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज फिर ये कि आपने उसमें लेटस या जो है दूसरे जो लीफी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आपने उसको ऐड करना है। आइसबर्ग्स भी जो है बहुत फायदेमंद है। ठीक है। चौथी चीज, ब्रोकली को ऐड कर लें। पांचवी चीज, मटर को ऐड कर लें। ये जो चीज हो गई, आखिर में अगर आप चाहें तो आप उसमें चुकंदर को भी ऐड कर सकते हैं, ये चॉइस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब सा लगता है खाते हुए। और छठी चीज ये कि आप इसमें थोड़ी सी चिकन ऐड कर दें, मर्जी आपकी है कि आप बॉयल चिकन ऐड करें या ग्रिल या स्टीम चिकन ऐड करें। ठीक है। ये जो बन गया ना सारा, ये दिखने में लगेगा कितना सारा है, लेकिन आप खाएंगे तो कैलोरीज बहुत कम आपकी कंज्यूम होंगी और आपका पेट भी फुल हो जाएगा, आपकी बॉडी में फैट भी आ जाएगा जो गुड फैट है, आपकी बॉडी में प्रोटीन भी आ जाएगा और जितने विटामिन्स मिनरल्स हैं वो भी आपकी बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है। तो ओवरऑल स्किन के लिए, ओवरऑल आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए, आपकी आईज के लिए, आपकी हेयर्स के लिए, उन सब के लिए बहुत मुफीद है। बहुत मुफीद है। अच्छा, ये हमने बात कर ली सैलेड के हवाले से। ग्रीन वेजिटेबल्स के और क्या क्या फवाइद हैं? शायद ग्रीन वेजिटेबल्स में अगर हम देखते हैं खीरे को, तो खीरा जो है ये एक ऐसी चीज है कि इसका अहादीस में भी और कुरान में भी जिक्र है, दोनों में जिक्र है। और खीरे के हवाले से ये बात बताऊंगा कि जिसको आंतों की सोजिश होती है या खांसी, काली खांसी या दायमी खांसी की वजह से फेफड़ों में दर्द हो जाता है या फेफड़ों में जख्म हो जाता है या फेफड़ों में अंदरूनी जो है सूजन हो जाती है, अगर वो लोग खीरे का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी माशाल्लाह। दूसरी चीज ये कि जिनको मैदे में गर्मी हो जाती है या सूज जाता है और मसाने की प्रॉब्लम होती है, खासकर पहले मैदे पे आता हूं कि मैदे की गर्मी की वजह से क्या होता है कि आपसे एक तो खाया नहीं जाता सही से, दूसरी चीज ये होती है कि आपका मूड काफी खराब होता है और मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। तो इन तीनों के लिए ये है कि आप खीरे का इस्तेमाल करें, खासकर खीरे के बीज का। ओके। अच्छा, गर्मी, पेट में मैदे की जो गर्मी होती है उसी वजह से भूख भी नहीं लगती है लोगों को। तो एक बार ये जरूर जितने माँ बाप हैं वो ट्राई करें, अगर उनके बच्चों को भूख नहीं लग रही वो खीरे का इस्तेमाल ज्यादा कराना शुरू कर दें। ठीक है। हो सकता है वो मैदे की गर्मी की वजह से ही हो रहा था। ओके। फिर इसी में एक और चीज ये कि हमारे अगर अपनी बॉडी को हीलिंग कराना चाह रहे होते हैं कि जल्द हील हो जाए, तो उस टाइम पे भी खीरा बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं बुजुर्गी में कि उनके पेशाब के कतरे जो है रुक रहे होते हैं बार बार, या मसाने में बहुत जो है दर्द होता है, जलन होती है जी। तो उस टाइम पे अगर वो खीरे का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो उनकी ये तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ओके। तो ये तो मतलब चंद मोटे मोटे फवायद हैं जो सिर्फ खीरे के। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हमें पता चल गया आज के खीरे के क्या क्या फवायद हैं। उसके अलावा ग्रीन सैलेड्स की रेसिपी भी आपने बता दी। ग्रीन से मुझे फिर ग्रीन पीस भी याद आई कि मटर जो होते हैं जी, तो मटर जो है ये प्रोटीन रिच फूड है। ओके। ओवरऑल वेजिटेबल्स जो होते हैं इतने ज्यादा प्रोटीन रिच नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर तमाम वेजिटेबल्स को कंपेयर किया जाए तो मटर जो है वो काफी प्रोटीन रिच फूड है। ओके। दूसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी सोर्स है। मतलब जो लोग चाहते हैं कि अपनी डाइट जो है वो थोड़ी ऐसी रखें, वो ज्यादा भूख ना लगे
और न्यूट्रिएंट्स भी कवर हो जाए जी। मतलब बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में आ नहीं रहे होते, तो मटर का वो इस्तेमाल ज्यादा शुरू करते हैं। ओके। तो मटर से क्या होगा कि अगर वो वेट गेन करना चाह रहे हैं या मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा, और अगर वो ओवरऑल डाइट कम रखे हुए हैं तो उसमें भी हेल्प होगा, वेट लॉस के लिए भी, दोनों में हेल्पफुल होगा। वेरी गुड। तो प्रोटीन की भी अच्छी सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी अच्छी सोर्स है। इसको दोपहर में भी खा सकते हैं, इसको रात में भी खा सकते हैं, इसको शाम में भी खा सकते हैं, लेकिन एक बात का याद रखना है कि इस कदर तादाद नहीं बढ़ा दें कि आपको गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, क्योंकि मटर थोड़ा गैसियस फूड है। ठीक है। तो एक मॉडरेट क्वांटिटी में रखेंगे तो इसके आपको ज्यादा फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो मटर का इस्तेमाल जैसे आपने सैलेड में भी बताया था, तो उसको भी सौते करना है, मटर को भी? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, ऐसे कच्चा तो नहीं? कच्चा तो जाहिर सी बात है वो, क्योंकि बहुत से बच्चे और भाई हमारे बहने कच्चा मटर खाना पसंद करते हैं। कच्चा वो कभी घर में छील रहे होते हैं ना, तो उठाओ अगर देखें किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कबूल कर पा रहा है तो फिर तो अलग बात है। क्योंकि इस चीज पर भी एक पूरी किताब लिखी गई थी कि जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा होते हैं, जिस एनवायरनमेंट के आप आदी होते हैं ना, तो आपके पेट के लिए वही ग़िज़ा ज्यादा फायदेमंद होती है। ओके। अच्छा, इसी में एक बात ये बताऊं कि हमारे बहुत से ऐसे ट्रेनर्स होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, या आजकल की जो नई नई मॉडल्स आ गई हैं कि वो समझते हैं अगर हम जितना कॉपी करेंगे वेस्ट को, हम समझेंगे कि हम उतने सुपीरियर हैं। एक ये जहनी तौर पे एक समझे नफ्सियाती मर्ज आ गया है। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज गलत है बिल्कुल। आपकी बॉडी को उससे लेना देना नहीं है। आपकी बॉडी, बाकायदा पूरी किताबें लिखी गई इस पे कि जो आपका एनवायरनमेंट है वही ज्यादा आपके लिए मुनाफा बख्श है। आप उनको कॉपी कर रहे हैं कि नहीं हम बॉयल खाएं, हम ये फला मसाले ना खाएं, फला मसाले ना खाएं। जो मॉडर्न रिसर्च है वो बताती है कि जो बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट में जितने मसाले इस्तेमाल होते हैं वो हमारे लिए बेइंतहा फायदेमंद है। हत्ता के मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए जो है हमारे मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखें जरा, और हम लोगों का दिमाग जो है वो अजीब वेस्टर्न से, ये भी बिल्कुल सही आपने कहा कि ये दिमाग हो गया है, शैम्पू साबुन मेकअप तक हम लोग बाहर का यूज करना पसंद करते हैं, और बड़ा उससे कहते हैं कि भाई हम वहां से यूज करते हैं, लेकिन वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं है, आपके क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है। आपको जरूरी है कि आप पाकिस्तान की बनी हुई चीजें जो है वो यूज करें, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बनती है। और फिर हमें नुकसान भी होते हैं, कभी कभी ऐसा है हमने कोई यूएसए का शैम्पू यूज कर लिया और बड़ा सुपर मार्केट्स पे जाके शायद खरीदते हैं बाहर की चीजें, पता नहीं होता। लेकिन खैर इस बात पे थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। शायद जो लोग जो है ग्रीन सैलेड्स का, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसके साथ चाह रहे हैं कि वो चिकन वगैरह प्रोटीन भी खाएं, फैट्स भी अच्छा बनाएं, उसमें आपने एक दफा बताया था पीनट बटर का आपने जिक्र किया था। पीनट बटर के फवाइद जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उसके फवाइद क्या होता है। अच्छा देखें, पीनट बटर बेसिकली होता यह है कि उसको भूनकर, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल पर डाल के एक प्रोसेसर गुजार के, एक नेचुरली तौर पे ना, अगर आप चूल्हे पे भी अपना पीनट्स को रखते हैं, मूंगफली को रखते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर 2-3 मिनट आप रखते हैं गर्म आंच पर, तो थोड़ा सा उसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। उसी से पूरा ये बनता है पीनट बटर, बिल्कुल नेचुरल चीज होती है ये। अच्छा, इसी के अंदर एक और बात ये कि कुछ लोग जो है इसमें सिंथेटिक चीजें भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो आप लोग जब भी मार्केट जाएं पीछे लेबलिंग देखें कि उसमें क्या क्या चीजें ऐड है। ठीक है। बस 2-3 चीजें अगर ऐड हैं तो वही काबिल कबूल है। एक्स्ट्रा चीजें जितनी ऐड होंगी समझे वो उतना जो है आर्टिफिशियल बना हुआ है। ठीक है। और इसकी एक पहचान ये भी होती है कि उसके ऊपर जो पीनट बटर का जार है, हल्का सा ऊपर उसमें ऑयल भी आपको नजर आता है, वो असली होता है, वो सही होता है। ओके, ठीक है। तो पीनट बटर का इस तरह से इसका प्रोसेस होता है, इस तरह से बनता है। ठीक है। अब जो है इसके अगर फवायद में जाएंगे, जो कुछ मूंगफली के अंदर फवायद है और जो पीनट बटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के साथ बनाया जा रहा है वो फवायद है, वो दोनों फवायद इसके अंदर सेम वही होंगे। ठीक है। क्योंकि ऑलिव ऑयल का तो मैंने जैसे पिछले शो में बताया था कि ये वो चीज है कि जो पकने के बाद भी इसकी सेम वैसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बिल्कुल, इसमें ऐसा फर्क नहीं आता। और ये दोनों ही जो है ना फैट की अच्छी सोर्स है, गुड फैट्स की। ठीक है। अब गुड फैट्स का मैंने बताया था कि हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर हम चाहते हैं हमें तवानाई आए, हमें जान आए, जो लोग बिल्कुल रूखे रूखे महसूस कर रहे होते हैं उनके लिए, तो पीनट्स और ऑलिव ऑयल ये दोनों ही बहुत मुफीद रहेंगे उनके लिए। उसी का ये पीनट बटर बनाया जाता है। दूसरी चीज ये कि ये इसमें प्रोटीन भी थोड़ी अच्छी तादाद में होता है। तो जो वेजिटेरियन हजरात हैं और वो वेट गेन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहेगा ये। ठीक है। तीसरी चीज ये कि जो मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उनको अपनी डाइट में ऐसे चाहिए होता है जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो। ये एक हाई कैलोरी फूड है। ओके। इसके 2 टेबल स्पून में अच्छी खासी कैलोरीज आपको कंज्यूम हो जाती हैं। ठीक है। और
इसके साथ साथ ये कि इसके अंदर फिर दो टाइप्स भी आती हैं। एक होता है थोड़ा चंकी टाइप होता है, उसमें अलग से पीनट्स आपको नजर भी आ रहे होते हैं। एक होता है स्मूथ टाइप। उस स्मूथ टाइप को अगर आप अपने किसी शेक में ऐड करेंगे आपको वेट गेन करने में बड़ा फायदा होगा। इसी से मैं आपको एक रेसिपी बता देता हूँ वेट गेनर शेक की, क्योंकि अक्सर आज तक जो मास गेनर सप्लीमेंट्स आते हैं मैंने कभी किसी को वो अपना रेकमेंड नहीं किए। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अपने घर में ये बनाओ तो तुम्हें उससे ज्यादा ये फायदेमंद होगा और उससे सस्ता पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आपने सामने आप बना रहे हैं, आपको चीज पता है क्या क्या नहीं है, पता है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसमें करना ये है, और आज तक मतलब मेरे काफी क्लाइंट्स, खुद मैं भी ये करता हूँ कि आपने पहली मील जो उस दिन की कंज्यूम करनी है ना वो ये शेक होगा, जिसको आप होममेड मास गेनर शेक कह सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि 1 स्कूप ओट्स ऐड करने हैं, दलिया। ठीक है, वो आपने ऐड कर दिया उसमें। अच्छा, दलिया भी प्रोसेस जो दलिया होता है जो कि पाउच में आता है या पैकिंग में आता है, जो 2 मिनट में बन जाता है, वो वाला दलिया इंस्टेंट ओट्स जो होता है। जी जी जी। तो उसको आपने 1 स्कूप ऐड करना है। ठीक है। ठीक, दूसरी चीज ये करनी है कि आपने 1 टीस्पून हनी, शहद को ऐड कर लेना है। ठीक है। शहद जो है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुफीद है हमारे लिए, और समझें कि इसके बारे में डॉक्टर्स मौजूदा दौर पे ये कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज जो है वो शहद है। बेशक। कोई भी आपको बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज तक के लिए भी अब शहद को कहा जाता है। माशाअल्लाह। तो उस सब के लिए जो है वो शहद बहुत मुफीद है। ठीक है। और अहादीस में भी ये बात आई है कि जो शख्स निहार मुंह महीने में कम से कम 3 बार शहद चाट लेता है तो वो उस पूरे महीने बड़ी बीमारी से महफूज रहता है। सुभान अल्लाह। तो पहली चीज ओट्स, दूसरी चीज 1 टीस्पून शहद, ठीक है, तीसरी चीज 3 से 4 केले। ठीक है, आपके वेट पर डिपेंड है कि कितने आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। 4 मैक्सिमम है, मिनिमम 2 रख लें। ठीक है। ठीक, 1 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून पीनट बटर। ठीक है, बस सिर्फ ये चीजें हैं। आप इसको करें, ग्राइंड करें, सुबह सुबह पी जाएं तो इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द ही काफी वेट गेन हो जाएगा। ओके। वेट गेन के लिए मतलब बहुत ही मुफीद है। जिस टाइम पर मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग करियर का आगाज किया था, अपना फिटनेस ट्रेनिंग का आगाज किया था, तो उससे पहले मैं बहुत ही ज्यादा स्किनी हुआ करता था। मतलब मैं इतना कमजोर था, मैं बेहोश हो जाया करता था। अच्छा। तो मैंने जब ये शेक पीना इस्तेमाल किया, एक्सरसाइज करना इस्तेमाल किया, मुझे याद पड़ता है कि मेरा शायद 3 महीने में, पौने 4 महीने में 18 किलो या 15 केजी वेट गेन हो गया था। माशाल्लाह। और काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ गया था मेरी बॉडी में। पूरा खानदान ने देखा था, सब पहचानना हो गया था कौन आ गया, ये कितना चेंज हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये शेक काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा उन सबके लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं और सेहतमंद तरीके से करना चाहते हैं। मतलब चर्बी और भी ना बढ़े, नहीं बढ़ेगी इससे, क्योंकि सारी नेचुरल चीजें। ठीक है, अलग से आप शुगर नहीं डालने, अलग से कोई और चीज नहीं डालने, तो इसलिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद है। अच्छा, पीनट बटर की जो मैं आपसे बात करी थी, तो जो आपने बताया वेट गेन करने वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि वो डाइटिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने कभी सुना है और आपने बताया था कभी कभी पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, देखिए असल में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स 80 केजी का है ना, उसकी जो डाइट बनेगी उसको समझे 70 ग्राम या 80 ग्राम फैट्स तो कंज्यूम करने ही होंगे। ठीक है, अलग अलग रेशियो होते हैं, मैं एक वैसे जनरल बात कर रहा हूं। अब क्या है कि वो 80 ग्राम कैसे कंज्यूम कर पाए पूरा। अब अगर वो करना चाहेगा, उसके पास 2 सोर्सेज है, या तो वो बैड फैट पे आ जाए, गुड फैट पे आ जाए। ठीक है, बैड फैट पे जितना आएगा समझे वो कचरा खा रहा है, उसकी बॉडी कचरा बनाएगी। हत्ता कि मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जो आप खा रहे हैं ना, 6 महीने बाद आप वैसे ही होते हैं। अगर आपने अपनी डाइट सिर्फ जंक फूड की रखी हुई है तो 6 महीने बाद जो आपके तमाम सेल्स बनेंगे वो बिल्कुल कचरा बनेंगे समझे। अच्छा, तो आप एक तरीके से अपने आप को जाया कर रहे होते हैं। अगर आप गुड सोर्सेज में चले जाएंगे तो फिर क्या है कि आप 6 महीने बाद अपने आप को एक नया इंसान पाएंगे, काफी सेहतमंद इंसान पाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपने 80 केजी की बात की ना, 58 अगर किसी का वेट है 58, तो वो जो है पीनट बटर का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? वो 1 स्पून कर ले खाली, उससे ज्यादा ना बढ़े, उससे ज्यादा ना, क्योंकि हम अगर पाकिस्तानी माशरे में जो रह रहे हैं, हम सारा वाले कंज्यूम करते रहते हैं चीजें, और कभी कभार चलते फिरते हमने कुछ खा लिया, तो वो उससे तकरीबन कंज्यूम हो जाएगा उतना। ठीक है, अगर लेकिन वो डाइटिंग कर रही है उस टाइम पे भी या कर रहा है तो फिर वो 2 टेबल स्पून कर ले। अच्छा, क्योंकि जितना मुझे याद पड़ता है 2 टेबल स्पून में मेरे ख्याल से 14 ग्राम या 10 ग्राम जो है फैट होता है। ठीक है, तो इतना मसला भी नहीं है, आप 2 टेबल स्पून कंज्यूम कर सकते हैं। किस वक्त जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब नाश्ते के बाद या खाने से पहले? किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज नहीं करनी कि सोने से फौरन पहले और उठने के फौरन बाद।
ठीक है, क्योंकि उठने के फौरन बाद अगर हम हैवी चीज देते हैं हमारे लिए वो थोड़ा भारी हो जाती है उस टाइम पे, बाज़ जगह लोगों को दर्द भी होना शुरू होता है जी। इसी तरह से सो के जो फौरन उठाए उस टाइम पे अगर वो फौरन से दूध पी ले या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट उसमें ऐड करके फौरन पी ले, उसको बहुत भारी लगता है जी। दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश होनी चाहिए कि आप पहले थोड़ा सा लाइट खाएं, ठीक है, और फिर आप हैवी की तरफ जाएं। फिर आप हैवी तो जो वो सोने से पहले और जागने के फौरन बाद इन 2 टाइम के अलावा जो सारा बीच का टाइम है आप उसमें कंज्यूम कर लें, वो फायदेमंद रहेगा। वो फायदेमंद है। अच्छा, और एक और बात याद आए कि अगर पीनट बटर को आप ब्रेड पर, ब्राउन ब्रेड पर लगाकर और थोड़ा सा उसमें शहद ऐड कर लें या कोई आप जैम ऐड कर लें और एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले या 1 घंटा 10 मिनट पहले कंज्यूम करें तो आपका वर्कआउट ज्यादा अच्छा होगा, आप में जान ज्यादा आएगी, कैलोरीज आप ज्यादा बर्न कर पाएंगे। वाओ, दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा शायद हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो वेट रिड्यूस करने के लिए ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल बहुत करते हैं जी। तो ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल सही है या गलत है? दिन में 4 कप पी लेते हैं, 5 कप पी लेते हैं, तो क्या ब्लैक कॉफी जो है फायदेमंद साबित होती है वेट लॉस के लिए? अच्छा, इसका सवाल का जवाब जो है ब्रेक से वापस आकर लेंगे। जनाब कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने शाइक से पूछा था कि ब्लैक कॉफ़ी के बारे में बताएं कि उसके नुकसानात क्या हैं, क्या वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाज़ लड़कियां ऐसा करती हैं कि जब वो वेट रिड्यूस करना चाहती हैं तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जी शाइक। अच्छा देखिए, हम कॉफ़ी के बारे में एक तफसीली बात मैं बताना चाहूँगा कि असल में इसकी एक वजह ये होती है कि कैफीन इसमें होता है और कैफीन के बहुत से फ़ायदे पाए गए हैं फैट लॉस के लिए। और कॉफी पीने से होता है कि आपकी भूख दबा देता है ये। यानी अगर आपको कोई भूख लग रही है, आप कॉफी पी के देखेंगे तो आपको फिर भूख नहीं लग रही। ठीक है, काफी देर तक ऐसा होगा कि आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे भूख लग रही थी। और एक और ये चीज होती है कि इससे फैट लॉस का प्रोसेस ज्यादा होना शुरू हो जाता है, यानी एनर्जी के लिए ज्यादा आपकी बॉडी से फैट इस्तेमाल होता है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, अब अमूमन इसको एक्सरसाइज से पहले भी लोग कंज्यूम करते हैं ताकि जितना अलर्टनेस होगी बॉडी में उतना अच्छा वर्कआउट होता है, उतना फैट लॉस ज्यादा होता है। जहां जहां इसके फायदे हैं तो मैं इससे एक नुकसान भी बताऊं। ठीक है, नुकसान इसका एक ये है कि कैफीन इंटेक का मसला ये होता है कि टाइम टू टाइम ना आप उसके आदी होते जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने भी 1 कप कॉफी पी है, उसमें 50 mg आपको कैफीन मिल गई, कुछ टाइम के बाद ना आपको वो कम लग रही होगी। अच्छा, अब आपकी बॉडी को नीड होगी कि थोड़ा इससे ज्यादा मिलेगा तो फिर वो अलर्ट होगी। इसी तरह करते 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 कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक लड़का मिला, वो कह रहा कि इतना मैं एडिक्ट हो गया हूं, मतलब कि 6-7 में पी रहा हूं दिन में, और तो भी अब मुझे इतनी अलर्टनेस नहीं आ पा रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपके लिए जरूरी है कि आप इसको ब्रेक करें। हाँ, आप जब भी ऐसा किसी के साथ हो सबसे पहले उससे करना चाहिए कि उससे 2 हफ्तों के लिए कॉफी बिल्कुल छोड़ दे। हर वो चीज जिसमें कैफीन होती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या जो भी कोई चीजें होगा जिसमें कैफीन है, उस सबको छोड़ना जरूरी है। ठीक है, जितना आप इसमें जाते रहेंगे आपकी बॉडी उसको उतना मांगती रहेगी, आपकी डोज बढ़ती रहेगी। ठीक है, करते 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 लोग ऐसे भी 400 mg 500 mg तक पहुंच गए, जबकि कॉफी में जो है 50 मिलीग्राम जो है कैफीन होती है। ओके, तो वो इतने हाई जा चुके हैं और अब भी उनको ये होता है कि यार थोड़ा और मिल जाए। अच्छा, इसी तरह से क्या है कि कुछ लोगों का मसला ये है कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी पीना उनके लिए समझे आदत बन गई है जी। वो अगर नहीं पीते उनसे काम ही नहीं होता, दिमाग नहीं जागता, वो बिल्कुल अपने आप को सोया सोया महसूस करते हैं। ऐसा ही है। और हमारे फिटनेस ट्रेनर्स में भी एक ये मसला है, क्योंकि हम लोग काफी एक्टिव रहना पड़ता है तो बार बार कॉफी पी रहे होते हैं। ठीक है, आदी बन जाते हैं फिर इस वजह से। करना ये है कि कॉफी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप हमेशा के लिए ना करें। ओके, अपने आप समझे, अपने दिमाग में एक साइकिल बनाने की मेरी 6 हफ्ते की साइकिल है, मैंने 6 हफ्ते कॉफी पी के अपना वेट कम करना है या मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है। 6 हफ्ते बाद मैं 2 हफ्ते के लिए छोड़ूंगा, फिर उसके बाद मैं वापस स्टार्ट करूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी जो बार बार ज्यादा की तलब कर रही है वो नहीं हो पाएगी, आप उसके एडिक्ट नहीं हो पाएंगे। हाँ। उससे फायदा भी मिलेगा और उसके आदी भी नहीं होंगे। अच्छा, जब जैसे अगर कोई कॉफी पीता है, वो सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, सब बिल्कुल अपनी बैलेंस डाइट फॉलो कर रहा है, तो कहीं नुकसान फायदा है या नहीं? इसका देखें, ऐसा इतना कोई वेट लॉस पे फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसकी एक मिसाल ऐसे ले लें कि
किसी ने बोला कि ग्रीन टी अगर आप 1-2 पत्ते भी खा लोगे तो उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। हाँ। तो किसी ने उस पर यह बात बोली कि अगर उस सूरत में फैट लॉस होगा कि अगर आप वो पत्ते तोड़ने के लिए खुद किसी पहाड़ पे चढ़ो फिर उसे लेके आओ तो उतनी कैलोरीज बर्न होंगे, फिर फायदा होगा, वरना नहीं होगा। मतलब आपको हाथ रोकना पड़ेगा। देखिए जितनी भी चीजें हो गई ना, चाहे कॉफी हो गई, ग्रीन टी हो गई, या हमने अभी तक बहुत सारी बातें बताई हैं, वो सब कुछ हेल्प करती है एक परफेक्ट डाइट के लिए। ऐसा नहीं किसी चीज को खाने या पीने से आप कम हो जाएंगे, उसके इस्तेमाल बाकी चीजों के साथ में कितना है उससे आप कम होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर हमारी बहनें और मुझ समेत लोग समझते हैं कि हम कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और कॉफी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। शाइक ने एक दफा फिर मुझ जैसी मासूम बहनों का दिल तोड़ दिया और कह दिया कि भाई इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये ना करें। अच्छा शाइक, आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारी पूरी सीरीज है सुन्नत, साइंस, फिटनेस और सूफीज, इस पर आपने एक तो सोचा कैसे कि हम इस पे पूरी सीरीज लेके चलें और आपका इतना फोकस क्यों है? अच्छा देखिए, इसमें एक बात यह है कि जब माहिर फल्कियात जो हैं, एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने अपना इल्म हासिल किया और तरक्की करते गए, स्टडी करते गए, कई साल लगा लिए, और फिर उसके बाद जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का थोड़ा सा मुताला किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इतना ऑथेंटिक नॉलेजेबल एस्ट्रोनॉट और फल्कियात का इल्म रखने वाला जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना कभी कोई आया, ना है, ना आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसी तरह से जो पॉलिटिशियंस, लीडर्स, रिवाइवलिस्ट, उन्होंने मुख्तलिफ अपनी तहरीकें चलाते गए, जगह जगह उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई भी की, लोगों को देखा भी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का थोड़ा सा मुताला किया तो उनका दिल फिर बेसाख्ता कह उठा कि इनसे बड़ा लीडर, रिवाइवलिस्ट ना कभी था, ना है, ना होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह से जब डॉक्टर्स ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल की, कई साल उन्होंने प्रैक्टिस की, मुख्तलिफ जगहों पे गए, लेकिन फिर जब उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का थोड़ा सा मुताला किया तो वो भी इस नतीजे पे पहुंचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा और ऑथेंटिक डॉक्टर ना कभी था, ना है, ना होगा। सुभान अल्लाह। और इसी तरह से जब मुझ जैसे न्यूट्रिशनिस्ट ने, हेल्थ वेलनेस कोचेस ने, फिटनेस ट्रेनर्स ने काफी पढ़ाई करके देखा और काफी लोगों को ट्रेन करके भी देखा, लोगों से मिलकर देखा, लेकिन जब उसने तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सा मुताला किया तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट, ऑथेंटिक न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एंड वेलनेस कोच ना कभी था, ना है, ना होगा। गोया कि जिस फील्ड में देखा जाए, जब इंसान मुताला करके या सुनकर ही खाली देखता है तो उसका दिल फिर बेसाख्ता वही बात कहता है जो आला हज़रत इमाम अबू रज़ा खान ने फरमाई कि लम याती नज़ीरों काफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, कि आपकी मिसल कोई पैदा हो ही नहीं सकता। और एक और ने क्या खूब बात फरमाया कि कोई मिसले मुस्तफ़ा सा कभी था, ना है, ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था, ना है, ना होगा। तो इसी वजह से कि ये जो तालीमात हैं हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये ऐसी ऑथेंटिक तालीमात हैं कि जो साइंस आज जाकर आहिस्ता आहिस्ता प्रूव कर रही है, मतलब साइंस झुकी हुई है इस तालीमात के आगे। जी, बेशक बेशक। तो इसीलिए मेरा ये चाहत थी, ये कोशिश थी कि इसको जो है आप लोग के प्लेटफॉर्म से सब जगह पहुंचाया जाए ताकि सबका फायदा हो, मखलूक खुदा की खिदमत हो। और एक दूसरी वजह ये भी थी कि इस सीरीज में जो ये नाम रखा गया कि सुन्नत, साइंस, फिटनेस, लेकिन तो चौथा नाम है एंड सूफीज। उसका रीजन ये कि आज के जमाने में जो है हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको सूफिया कराम का कुछ पता नहीं है, वो समझते हैं कि एक कहानी है, बातें सारी। लेकिन इंसान की जिंदगी में जब उसने कुछ एक्सपीरियंस किया ना तो उसको फिर एहसास हुआ कि यार वाकई में कुछ मौजूद है, उसको हाईलाइट भी करना चाहिए। और काफी ऐसे सूफिया कराम रहे कि जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उनके सवाल इस तरह के होते थे जो मैं आप लोग के सामने थोड़ा बयान करूं कि वो मुझे मैसेज करके पूछते थे कि ये बताएं, हम रात में 100 नफिल पढ़ते हैं तो ऐसा क्या करें कि 100 के बाद हम थोड़ी और पढ़ पाए, हिम्मत नहीं हो पा रही होती। ये नॉर्मल मामूल आते हैं लोगों के। अच्छा। जो इस तरह के सवाल आते रहे। हाँ। एक का मुझे मैसेज आया, काफी टाइम पहले की बात है, कि वो कहने लगे कि उनका मामूल मतलब इस तरह की बातें कि जो साइंस के एतबार से हटके हैं, पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे सोना रात में और बाकी पूरा टाइम इबादत में गुजार रहे हैं, इशराक तक जाग रहे हैं, फिर 1 घंटे के लिए सो रहे हैं।
और नॉर्मल साइंस कहती है 8 घंटे नींद होनी चाहिए, उनकी 3 घंटे नींद है, वो जिंदगी में नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बात पूछी कि मैं ऐसा कौन सा विटामिन मिनरल खाऊं कि जिससे जो है वो जो थोड़ी थकन होती है उस टाइम पे वो कम हो जाए। साइंसी तौर पे तो बंदा जिंदा नहीं रहता इस तरह से, लेकिन वो लोग जिंदा है। इसी तरह से मैं जगह कहीं बैठा हुआ था तो 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, जो मेरे कानों तक बात पहुंची, और रमजान के दिन थे। तो एक आपस में बात कर रहे, तो वो कह रहे कि यार मैं खाली सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूँ पूरे दिन में, बाकी टाइम जो है वो मैं सिर्फ इबादत ही कर रहा हूँ। तो वो दूसरा बता रहा है कि हमें फलां ने बोला कि इसको भी कमी करो, ज्यादा सो रहे हो। तो इस तरह की जो बातें देखी गई, तो इन लोग को भी जवाबात चाहिए कि अगर ये मुराकबा करने भी बैठते हैं तो गर्दन झुकाए बैठते हैं, उसके लिए कौन से एक्सरसाइजेस मुफीद हैं, उनके लिए क्या डाइट मुफीद है, और किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं न्यूट्रिशन को, फिटनेस को, और सूफिया कराम को, और साइंस को। तो मैं चाह रहा था कि तमाम बातों पे बात होनी चाहिए इन 4-5 हफ्तों में, इसीलिए मैंने सीरीज का सोचा। बहुत अच्छा सोचा आपने, लोगों की देखें आपने एक तरीके से खिदमत करने का सोचा शायद, कि सबको पता चले कि हमारी जो साइंस, जो हम लोग बोलते हैं कि साइंस है, मतलब 1400 साल पहले जो है सारी चीजें बता दी गई हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बिजी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। फिर जब साइंस ला के कोई करिश्मा दिखाती है तो हम कहते हैं अरे हाँ, हमारे दीन इस्लाम में तो ये है, 1400 साल पहले हमें बता दिया गया था। तो बहुत अच्छा ये आपने जो है वो इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ आपसे खीरे के मजीद फवाइद के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खीरे में जो है, एक तो मैंने बताया कि आंतों की सोजिश में जो फायदेमंद होती है, कि अगर आपके जो वो सूजन हो जाती है उसको भी उसमें भी फायदेमंद होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से खीरे को अगर दूसरी ग़िज़ाओं के साथ ऐड किया जाए तो उसका फिर हमें ज्यादा फायदा होता है, खासकर अगर निहार मुंह खीरे को मुनक्का या खजूर के साथ ऐड किया जाए, ठीक है, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, खीरे से ही ना आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी समझे एक तरीके से आपकी वो फौज है जिस्म की जो बीमारियों के खिलाफ मुकाबला करती है। ठीक है। आजकल कोरोना वायरस का भी दौर है, तो इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़ेगी, आप बहुत से वायरसेस और बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो खीरा उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। अच्छा, अगर किसी की तबीयत में घबराहट और बेचैनी है, अगर वो खीरे का खाना अपना मामूल बना ले तो उसकी तबीयत से घबराहट, बेचैनी दूर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जिन लोगों के सर में दर्द रहता है या कभी कभी सर में दर्द होता है, वो खीरे को खा ले, उनका सर का दर्द ठीक हो जाता है। वाओ। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी को एसिडिटी, तेजाबियत होती है, उनको खाना बार ऐसा तो ऊपर आ रहा है, खीरे का अगर वो इस्तेमाल शुरू कर दे, वो तेजाबियत भी खत्म हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा, जिनको गर्मियों की वजह से मोशन लगते हैं, पेट खराब होता है, अगर वो गर्मियों में खीरे का इस्तेमाल शुरू कर दें जी, तो उनसे उनके मोशन ठीक हो जाएंगे, उनके तमाम ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जिनको जॉइंटिस हो जाता है, यरकान का मर्ज हो जाता है, अगर वो भी खीरे का इस्तेमाल परमानेंट बना लें अपने लिए, जब तक उनकी वो प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी जॉइंटिस से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से जो लड़कियां जिनकी हर मंथली साइकिल जो चलती है, अगर उसमें बहुत प्रॉब्लम उनको आ रही होती है और खून निकलने वाला ज्यादा ही दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके लिए खीरा बहुत ज्यादा मुफीद है। अच्छा। दर्द की कमी चाह रहे हैं अगर, उसमें खीरा खाना शुरू कर दें। ठीक है। किसी को मामूली कब्ज हो, खीरा खाना शुरू कर दें, ठीक हो जाएगा। और अगर किसी का पेट जो है वो सख्त रहता है, जो कि आजकल बच्चों में मैं देखता हूं कि उनका पेट जो है वो सख्त हो रहा है, हाथ लगाओ बहुत टाइट हो रहा होता है, उसको नरम करने के लिए अगर खीरा इस्तेमाल शुरू कर दें तो वो सही हो जाएगा। तो समझेंगे 15 फवायद हैं जो खीरे से ही आपको खाली हासिल हो रहे हैं। लेकिन फिर से एक बात रिपीट करूंगा, बहुत फवायद हैं इसके। अगर खजूर और मुनक्का के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, फवायद बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जौ के फवायद भी हमें बताएं, 2 मिनट है हमारे पास, हमें जौ के फवायद भी जानना चाहते हैं। जौ जो है ये एक ऐसी सुन्नत है खाने में कि हुजूर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रोटी में भी, रोटी के तौर पे भी खाया, जौ की रोटी, जौ का सत्तू, जौ का दलिया। अब इस पे मैं एक हदीस बताऊंगा, फिर डायरेक्ट पॉइंट्स बताऊंगा, 2 मिनट है खाली। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब कोई बीमार होता था, इब्ने माजा की हदीस है, तो वो आप फरमाते कि इसको जौ का दलिया तैयार किया जाए इसके लिए, और फिर इरशाद फरमाते थे कि ये मरीज के दिल से गम को दूर कर देता है और इसकी कमजोरी को ऐसे उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इसे गलाजत उतार देता है। सुभान अल्लाह। अब इसी में हदीस से आज जो मॉडर्न साइंस पहुंची, इस नतीजे पहुंची है कि जौ का दलिया नफ्सियाती अमराज के लिए बहुत मुफीद है। जैसे कि इस हदीस में फरमाया गया कि मरीज के दिल में जो गम होता है, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन है जौ का दलिया।
ओके। जिसको भी डिप्रेशन हो, जिसको भी गुस्सा है, जिसकी भी चिड़चिड़ाहट हो, जो कि हमारे बुजुर्गों में आजकल पाई जाती है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। बेइंतहा नफ्सियाती अमराज के लिए जौ का दलिया बहुत ज्यादा मुफीद है। मसूड़ों का दर्द जिनको हो, जौ का पानी अगर उनको दिया जाए उबालकर, वो मुफीद है। पट्टों की कमजोरी हो तो जौ का दलिया मुफीद है। इस तरह कई सारे पॉइंट्स हैं। अभी टाइम बचा नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो असल चीज ये है कि नफ्सियाती अमराज के लिए बेहद मुफीद है, बहुत मुफीद है जी। जौ का दलिया आप लोग इस्तेमाल किया करें। इसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है आपको हमारा शो अच्छा लगा। और शायद आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने आके हमें बहुत अच्छे से समझाया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।